आदर्श शिक्षा समिति सिरोही की ओर से संचालित ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में रेशम कीट के जीवन चक्र के बारे में पढ़ा था। रेशम कीट अंडे से लार्वा से कोकून तक की अवस्था के बारे में अपन ने पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में आज हम एक नया टॉपिक देखते हैं, कोकून से रेशम तक। कोकून से रेशम किस प्रकार अपन प्राप्त करते हैं। कोकून से रेशम प्राप्त करने के लिए हमें सर्वप्रथम रेशम के जो कीट हैं उन कीटों को पालना पड़ता है और उन कीटों को पाल करके उनकी, जैसे कि पिछली बार अपन ने पढ़ा था कि कोकून तक की अवस्था, यानी उससे किस प्रकार कोकून प्राप्त करना। कोकून प्राप्त करके उससे हम रेशम प्राप्त करते हैं, अर्थात रेशम कीटों को पालना, उससे कोकून तक की अवस्था तक रखना और उसी कोकून से हम रेशम प्राप्त करते हैं। रेशम कीट का पालन करते समय हमें क्या क्या आवश्यक चीज़ें हैं उसके बारे में पढ़ें कि रेशम किस प्रकार प्राप्त कर, इसके लिए ज़रूरी क्या है, क्या क्या करना चाहिए। तो सर्वप्रथम हमें रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पालना पड़ता है। रेशम कीटों में मादा रेशम कीट होते हैं, उनका पालन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मादा रेशम कीट पालेंगे तो हमें मादा रेशम कीटों से ही अंडे प्राप्त होते हैं। मादा रेशम कीट अंडे प्रदान करते हैं, इसलिए हमें सर्वप्रथम मादा रेशम कीटों का पालन करना पड़ता है। अब जब हम किसी भी जीव जंतु का पालन करते हैं तो उसके लिए सर्वप्रथम हमें उसके खाने और रहने की व्यवस्था करनी जरूरी होती है। रेशम कीट को पालने के लिए हमें उसके भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो सामान्यतः हम कहते हैं रेशम कीट होते हैं वह शहतूत के वृक्ष होते हैं, उसकी जो शहतूत की पत्तियां हैं उस पत्तियों को वह उनके लिए ठीक भोजन रहता है। तो रेशम कीट को पालने के लिए हमें शहतूत के वृक्षों की आवश्यकता होती है, अर्थात शहतूत के वृक्ष लगाने ज़रूरी है। अर्थात कह सकते हैं कि रेशम कीट और शहतूत एक साथ किए जाते हैं। शहतूत के वृक्ष लगाएंगे तो साथ में रेशम कीट को पाला जा सकता है। रेशम कीट को पालने के लिए शहतूत की खेती की जानी आवश्यक है। रेशम कीट शहतूत के पत्तियों पर बैठते हैं, उस पत्तियों का भक्षण करते हैं, पत्तियों को आहार के रूप में खाते हैं और वे अंडे भी उन्हीं पत्तियों पर देती है। उनके अंडे भी एक आध अंडा होता नहीं, ऐसे नहीं कि कुछ बड़े पक्षियों की तरह 3-4, वो एक बार में अंडे देती है। तो एक बार में लगभग सैकड़ों अंडे एक साथ देती है। उनके अंडे देने का समय जब भी शहतूत के अदब पर नई पत्तियां उगने लगती है, नई पत्तियां आती है, उस समय उस सीजन काल में वे अंडे ज़्यादा देती है। अब उन अंडों को अपन किस प्रकार सुरक्षित रख सकते हैं। अपन ने रेशम कीट को पाला, उसके भोजन की व्यवस्था की, वो उस वृक्ष की पत्तियां और वहाँ रहते हैं। अब रेशम प्राप्त करने के लिए हमें जो भी अंडे देते हैं उनको सुरक्षित रखना जरूरी है। रेशम कीट के जो अंडे हैं उन अंडों को जो वे उस पादप की पत्तियों पर देती है, उन पत्तियों से उनको सावधानीपूर्वक किसी कागज़ या पट्टी की सहायता से उनको वहाँ से लेना और उनको व्यवस्थित उचित स्थान पर रखना, या कागज़ की पट्टियाँ हैं या जो ट्रे जैसे होते हैं बॉक्स बना करके वहाँ रखे जाते हैं। फिर उन अंडों को ऐसे स्थान पर रखना जहाँ उचित तापमान, आर्द्रता अनुकूल हो, ताकि अंडे खराब नहीं हो, उसके अंदर से व्यवस्थित लार्वा निकल सके। ऐसे अनुकूलित वातावरण में अंडों को रखा जाता है। उसके उपरांत
रेशम जो कीट से जो अंडे प्राप्त हुए, उन अंडों की जो स्थितियाँ लार्वा, फिर प्यूपा या कोशित, फिर कोकून तक की स्थिति आ जाती है। फिर जब हमें कोकून प्राप्त होता है, उस कोकून से हम रेशम प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए क्या कहते हैं, सर्वप्रथम हम रेशम कीट का संसाधन अर्थात रेशम कीट हैं, उससे रेशम कीट से हम रेशम का संसाधन कैसे करते हैं, रेशम कैसे प्राप्त करते हैं। तो अपन ने पढ़ा कि कोकून तक स्थिति पड़ी, उस कोकून होता है, उस कोकून को हम खुली धूप में या तो सुखाया जाता है या भाप युक्त या उबले हुए जल में डालकर इसको गर्म किया या उबाला जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि कोकून के ऊपर जो भी फाइबर या रेशे है वह उस गर्म से ताप के कारण अलग हो जाते हैं। यह कौन सी स्थिति है? तो जो भी कोकून है वह कोकून वयस्क अवस्था में आने से पूर्व उनको धूप में रख करके या गर्म पानी में या भापयुक्त पात्रों में रख करके भाप दे करके उनको उबाला जाता है, ताकि उनसे फाइबर प्राप्त किए जा सकते हैं। फाइबर निकलने के पश्चात उन फाइबरों की मशीनों के माध्यम से रीलिंग की जाती है। आजकल ज़्यादातर मशीनों के माध्यम से ही होती है, नहीं तो सामान्य जो परंपरागत तरीके थे उस माध्यम से भी किए जाते हैं। वर्तमान में मशीनों का उपयोग इसलिए मशीनों की सहायता से उस फाइबर की रीलिंग की जाती है। रीलिंग के पश्चात उनसे धागे तैयार किए जाते हैं तथा उस धागों को बूंद करके वस्त्र तैयार किए जाते हैं। ये रेशम से धागा प्राप्त करने का जैसा अपना पाठ था रेशम से वस्त्र तक, तो किस प्रकार हमने रेशों से वस्त्र तक अपने जानतव रेशे थे ऊन और रेशम, उनसे हमने वस्त्र प्राप्त किए। इसी के साथ अपना यह अध्याय पूरा होता है। इस अध्याय में मुख्य बिंदु अपन ने पढ़े, एक बार पुनः आपको याद दिलाता हूँ। जानतव रेशम है ऊन, उनमें ऊन प्रदान करने वाले जंतु, उसके उपरांत अपन ने भारत में पाई जाने वाली प्रमुख भेड़ों की नस्ल तथा उनके क्षेत्र, किस क्षेत्र में कौन कौन सी भेड़ें पाली जाती हैं उसके बारे में अध्ययन किया। फिर ऊन से वस्त्र बनाने की, ऊन प्राप्त करने से लेकर के वस्त्र बनाने तक की प्रक्रिया, अर्थात ऊन की कटाई, छटाई, अभिमार्जन, फिर छटाई करके पुनः अभिमार्जन, उसके बाद रीलिंग, फिर वस्त्र। उसके बाद अपन ने पढ़ा रेशम। रेशम में रेशम कीट का जीवन चक्र, कोकून से रेशम प्राप्त करना और रेशम का संसाधन, इन सब को अपन एक बार पुनः पढ़ेंगे। धन्यवाद।